हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैंने 12th पास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेशनल इनकम इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्यूरिंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ ईयर्स टाइम। इसका मतलब कि एक कंट्री जो कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना इनकम अर्न करती है, वो भी सिर्फ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज से, इलीगल वर्क से नहीं, जैसे कि बैटिंग हो गया, लॉटरी प्राइज, ये सब इंक्लूड नहीं होते इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इंक्लूड होता है। एक कंट्री एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से कितना अर्न करती है, वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वैल्यू एडेड मेथड। इसको सिर्फ हम लोग वैल्यू एडेड मेथड ही नहीं कहते हैं, इसको प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड, कम्युनिटी सर्विस मेथड ये भी कहते हैं। इसमें सिर्फ मैंने प्रोडक्ट मेथड ही लिखा है, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में 2 तरीके से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। एक तो वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली गिवन है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करते ही हमारा GDP एट MP आ जाता है। GDP एट MP आ जाएगा, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसमें हमारा जो आ जाएगा NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो ये हमारा NDP एट FC आ जाएगा। जब NDP एट FC आ जाएगा तो उसमें हम NFIA प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा NNP एट FC। ये तो सिंपल वे हो गया। इसका एक और दूसरा तरीका है कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं गिवन हो तो उसके बदले गिवन होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म। अगर ऐसा गिवन हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म और उसमें इंपोर्ट भी लिखा हो, तो हमें इंपोर्ट को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक का जो फॉर्म है वहाँ से उसने परचेज किया है सिर्फ, और बाहर से भी तो शायद उसने रॉ मटेरियल मंगाया होगा, इंपोर्ट किया होगा। तो जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा वो दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक करना होता है। तो सेल्स हमें अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो इसके निकालने का एक तरीका है कि हमें प्रोडक्ट दिया होगा और उसका प्राइस दिया होगा, तो प्रोडक्ट इनटू प्राइस, टोटल जितना क्वांटिटी होगी इनटू प्राइस करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि डोमेस्टिक सेल्स, तो डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा तो उसमें हमें एक्सपोर्ट को प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स जो है डोमेस्टिक कंट्री मतलब पूरे सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही, लेकिन हमें जो ओवरऑल करते हैं तो पूरे जितना भी पूरे इस अकाउंटिंग ईयर में जितना हुआ है वो सब देखना होता है ना। तो एक्सपोर्ट क्या होगा, तो हमने दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया तो वो भी तो सेल्स ही हुआ। तो अगर डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो उसमें एक्सपोर्ट को ऐड करना होता है, तो हमारा सेल्स आ गया। ठीक है। अब चेंजेस इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना होता है। तो जब हम लोग चेंजेस इन स्टॉक भी आ गया तो सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक प्लस करने के बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे तो हमारा GDP एट MP आ जाएगा। GDP एट MP आ जाएगा, उसमें फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा NDP एट MP आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस, फिर इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, फिर NFIA प्लस करेंगे तो हमारा जो है NNP एट FC आ जाएगा। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसी मेथड के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट है: कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है।
ज़्यादातर के मतलब क्वेश्चन में गिवन ही होता है। अगर मान लीजिए मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है तो कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और ऑपरेटिंग सरप्लस सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करेंगे, और अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो भी हम सिर्फ 2 को ऐड कर निकाल सकते हैं, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मिक्स्ड इनकम गिवन है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, इन सबको ऐसा कुछ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ भी हमें देखें उन सबको इग्नोर करना है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन नहीं है और ये रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है और ये सब भी गिवन है तो इनको इग्नोर करना है। और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है और ये गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इनको ऐड करना है और प्रॉफिट की जगह ये सारे ऐड करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना आ गया। और जो फर्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह इसको सब हेडिंग से, जैसे कि वेजेस, सैलरी, कैश एंड काइन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब होंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। जब ये तीनों कॉम्पोनेंट हमें मिल जाएगा तो हम तीनों कॉम्पोनेंट को ऐड करने के बाद हमारा NDP@FC आएगा। NDP@FC आने के बाद उसमें हम NFIA प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा आ जाएगा NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट FC, यानी कि नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। इसमें एक और एक ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्ट के अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की जगह पे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन, अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम उसे ऐड नहीं करते हैं, उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। शुरू से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली हमें ज़्यादातर गिवन ही होता है, इस पर ऐसा ध्यान मत दीजिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। वैसे ये होता क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स जितने भी जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उन गुड्स, अगर डायरेक्टली, वैसे तो गिवन होता है प्राइवेट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर फिर भी नहीं दिया हो तो इनको हम ऐड करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर सर्विस, जितना भी कंज्यूमर ने सर्विस कंज्यूम किया, कोई भी नॉन ड्यूरेबल या ड्यूरेबल गुड उसने परचेज़ किया, उन सब जितना भी उसने परचेज़ किया टोटल इसमें आता है प्राइवेट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो कि डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में। उसके बाद थर्ड वन है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है इन्वेस्ट। अगर डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो इसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं दिया होगा, और डेप्रिसिएशन दिया होगा, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है तो हमें आपको ये तो दिया ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंजेस इन स्टॉक, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये दिया हो, अगर ये भी दे दिया तो इनको भी ऐड कर लेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजेस इन स्टॉक, नेट एक्वेशन ऑफ वैल्यूएबल्स, ये नहीं आता ज़्यादातर, फिर भी आप देख सकते हैं अगर आ जाए तो। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए जितना भी हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है, उसका डिफरेंस निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। जब इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा GDP@MP आएगा। GDP@MP से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो कि हमने वैल्यू एड मेथड में किया था। GDP@MP से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो NDP@MP आया, उसमें फिर हमने इंडायरेक्ट टैक्स माइनस, नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो NDP@FC आया, उसमें फिर हमने NFIA प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है GDP@MP से NNP@FC जाने का, ग्रॉस से नेशनल जाना है, सॉरी नेट जाना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर्म में कोई हमारे पास मशीन है, स्टार्टिंग में जब आया तो उसकी नेट वैल्यू होगी, कुछ साल बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी डेप्रिसिएशन ऐड करके। तो अगर हमें नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा नेट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री और नेशनल यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें NFIA प्लस करना होगा, जो कि क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होता है,
अगर नहीं गिवन है तो उसमें दो तरीके दिया होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम से टू को माइनस कर देंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे तो हमारा नेट फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद P से PU तो इक्वल ही सेम ही है, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट देखिए, अगर कोई भी जो गुड्स है वो मार्केट में आने से पहले जब वो फॉर्म में बनती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है जो 10 रुपीज़ का है, वो फैक्ट्री में जब बनी होगी तो उसकी जो उस पर फैक्टर लगे होंगे उसके टोटल मिला के उसका अज्यूम करते हैं कि 6 रुपीज़ है, और उस पर जब वो मार्केट में आया तो वो 10 रुपीज़ का हो गया। इसका मतलब कि उस पर 4 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद उसका जो मार्केट प्राइस हो गया वो हो गया हमारा 10 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ पहले माइनस करते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सब्सिडीज़ माइनस करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ जो है वो कंज्यूमर के फेवर में होता है। वो जितना भी, मान लीजिए कि अगर वो अमाउंट 10 रुपये का वो पेन था तो उस पर हमें सब्सिडीज़ 2 रुपीज़ की थी, तो उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो 9 रुपीज़ का हो जाएगा। तो हमारे जो उस पर टैक्स लगा था वो था 4 रुपीज़ का, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो 6 रुपीज़ थी ना, और 4 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स लगा था, और हमें सब्सिडीज़ मिली 2 रुपीज़। तो कितना हुआ? 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा 2 होगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि हमें उस पर 2 रुपीज़ ही टैक्स लगा है। तो 6 + 2 = 8, 8 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।